हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर। और साथियों, आपका ये 2020 में जो पेपर पूछा गया था उसी का आज अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा कि अगर आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और आप लोगों को देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपने पिछली साल आपने जो पेपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हुए। तो साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। ये आपका 8 फरवरी में जो आपका पेपर था, एग्जाम्स था यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का, तो आज आप लोग वही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व पेपर देखने वाले हैं अपन लोग 2020 का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। यहाँ पर है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन का सिद्धांत। यहाँ पर दिया हुआ है गेस्टाल्ट, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक और आपका स्किनर था। अब आपको इसको मिलान करना है, इसके बाद आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस पहला, तो ये किसका है आपका? तो ये हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो थर्ड में आपका चला जाएगा ए। ठीक है, पुनर्वलन की अनुसूची है जो आपकी, वो किसकी है? तो वो हो जाएगी आपकी स्किनर की। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ में चला जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट सी, सारगर्भिता का नियम, तो ये कहाँ पर चला जाएगा? ये गेस्टाल्ट का है। ठीक है, और अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो अब आपको इसके ऑप्शन देखना है और आपको सही टिक करना है। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस किसका है? तो एनिमल इंटेलिजेंस जो है आपका वो है थॉर्नडाइक का। पुनर्वलन की अनुसूची किसका है? स्किनर का है। सारगर्भिता का नियम किसका है? गेस्टाल्ट का है। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तब आपको इसके आंसर देना है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ए थर्ड से मिला था, बी फोर्थ से मिला था, सी फर्स्ट से और डी आपका सेकंड से। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस से संबंधित हो जाएगा आपका? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 2020 का जो आप लोग प्रैक्टिस सेट पेपर देख रहे हैं, ये आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा होगा, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो क्या होती है? जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक है, और इससे अर्थात क्या निकलता है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास के इस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो क्या हो जाएगा? 25वें संशोधन से, 86वें संशोधन से, या 22 में, या आपका 52वें संशोधन से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तीसरे का क्या होगा? तो साथियों, तीसरे का जो विकल्प सही होगा वो 86वें संशोधन से एक शिक्षा है, जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन यानी कि 2002 के अनुसार 6 से लेकर के जो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे थे उनके लिए अनुवार और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई थी। कौन से में है? 86वें संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन हो जाएंगे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स, या फिर आपका सिम्पसन। तो साथियों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके मैकडूगल। ठीक है, मूल से आपको मैकडूगल याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर आपका प्रौढ़ावस्था को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या बनेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके और बताते चलिएगा दोस्तों। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको वो बाल अवस्था को
अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, तो विकास की किस अवस्था को, तो वो बाल्यावस्था को कहा। कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का क्या कहा है, अनोखा काल कहा है। किसने कहा है, कोल तथा ब्रूस ने। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया था। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। तो किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया था, स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने, या फिर आपका जॉन मेयर ने। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया था, गार्डनर ने दिया हुआ था। तो आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया किस में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने बर्तनी में, बोलने में, या फिर आपका खड़ा होने में। तो डिसलेक्सिया आपको पता होगा, आपको पिछला सेट पेपर लगवाया गया था, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आपको इसका कमेंट करके राइट आंसर देना है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो साथियों डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने या बर्तनी संबंधी कठिनाई में महसूस होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, जैसे कि कोई बच्चा क्या 100 को बाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर शब्दों जैसे में इनमें भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपका ये पढ़ने या बर्तनी संबंधी कठिनाई महसूस करता है, वो क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो जो शिक्षक की भूमिका नहीं है वो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये आपका गलत पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देना चाहिए तब आपका सही हो जाता, लेकिन आपका विकल्प पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको भी पता होगा, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को प्रेरित करेंगे तभी वो उसको जिज्ञासा अंदर से उत्पन्न होगी, और वो बच्चा आप जो भी मन में उत्पन्न होगी समस्या उसको वो शिक्षक के सामने रख सकेगा और अपनी बात को कह सकेगा। ठीक है, इसलिए आपका उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किस पर है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर आपका भावात्मक विकास से। तो आप लोग इसका जरूर आंसर देते चलें दोस्तों। ये आपका 2020 में जो आपका सेट पेपर आया था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित, वही आप लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। हमें कमेंट भी आया था कि सर प्रीवियस ईयर का सेट पेपर आप प्रोवाइड कराइएगा, तो आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपका 2020 में आपका पेपर ये आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और शुरू से अंत तक आप लोगों को ज़रूर इसको देखना है। ठीक है, तो ये आपका 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था वही आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर सूचका सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। ठीक है, तो पुनर्वलन सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। इनके प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक व स्किनर हैं। तो स्किनर ने क्या किया था, सीखने के प्रकार को 2 भागों में बांटा हुआ था। कौन कौन से, पहला प्रतिवादी अनुक्रिया और सेकंड जो है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, या फिर आपका संकेतात्मक अवस्था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर,
तो साथियों इसका अवस्था जो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है, वो अंतः प्रज्ञा अवस्था इनके अंग नहीं है। ठीक है, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मॉरिस ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। अभी कौन कौन से हैं, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम आपको बतलाना है। तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा, तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका जो पहला क्या आ जाएगा, आपका खोज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका आत्मीकरण। ठीक है, तो आपको ये विकल्प देखते हुए चलना है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका संगठन या व्यवस्था, और लास्ट में आपका आएगा वाचन एवं अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो आपको पहला ही इसका ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं हो जाएगा, अनुप्रयोग, अनुमूलन, ज्ञान या फिर आपका बोध। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो नहीं है वो है अनुमूल्यन। ठीक है, तो ये इससे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग है आपका संबंधित, ज्ञान है और आपका बोध है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, मिश्रित, नतोत्तर, वंतोत्तर या उत्तल या फिर आपका लंबवत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम वक्र के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका उत्तल वक्र, इसके बाद है आपका अवतल या नतोत्तर, इसके बाद है तीसरा मिश्रित वक्र। इसके अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या आप लोग दिमाग में अपने सेव भी कर सकते हैं। पहला कौन सा है, उत्तल वक्र, सेकंड है आपका अवतल या नतोत्तर, और तीसरा जो है वो है आपका मिश्रित वक्र। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें से जो नहीं है वो पूछा गया है, तो वो क्या नहीं है, लंबवत नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों की मानसिक विकास से, या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं, आप लोगों को इसका आंसर देना है। क्या हो जाएगा, तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं वो बच्चों के विकास के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि छात्रों की सर्वांगीण विकास से क्या है, मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, किसने नहीं किया था, स्किनर ने, कोहलर ने, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर बीएस ब्लूम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ठीक है, तो आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अवरोध का आपको तात्पर्य बताना है। शिक्षा में अवरोधन, अवरोधन क्या कहलाता है, तो अवरोधन कहलाता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, वो क्या है, अवरोधन है। यानी कि वो बच्चा पढ़ने में असमर्थ है, यानी कि उसको
आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो शिक्षा में कमजोर होने के कारण। ठीक है, तो क्या है अवरोधन? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। तो आप लोगों को ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से कब तक होता है? शेष अवस्था से क्या? बताइएगा आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो साथियों, मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भ अवस्था से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है? गर्भ अवस्था से। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो गर्भ अवस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ना कि शेष अवस्था से। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? गर्भ अवस्था, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन से हैं इसके लेखक? B.F. स्किनर, E.L. थार्नडाइक, I.B. पावलोव या फिर R.M. गेने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो क्या है? R.M. गेने हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का है, जर्सील का है, क्रो एवं क्रू का है, सिम्पसन का है? किसका हो जाएगा? जल्दी से आपको इसका राइट आंसर देना है। तो किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन जो है वो स्टैनले हॉल का है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट या फिर आपका 45 मिनट? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है? 36 मिनट आपका लगता है। तो कितना लगता है? 36 मिनट। आपको याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो कितना लगता है? 36 मिनट आपका समय लगता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी शानदार क्वेश्चन है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? हॉलिंगबर्थ का है, गेट्स व अन्य का है, स्किनर का है या फिर आपका रॉस का है? तो साथियों आपको पता होगा इसी पर आपका जो विरोध हुआ था आपका। ठीक है, इसी पर रेट लगा हुआ था। ये किसी ने हॉलिंगबर्थ आंसर दिया था, किसी ने गेट्स व अन्य को दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका रॉस था। ठीक है, क्या था? रॉस था। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ये अधिगम की परिभाषा है आपकी। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है, वुडवर्थ की है, क्रो एवं क्रू की है या फिर आपकी स्किनर की है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डन। आपको इसका आंसर बताना है। आप लोग इसको टिक करिएगा, इसके बाद आप लोग जरूर इसका आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा मिलान करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रूनर का चला जाएगा संप्रत्यय। ठीक है, आपको याद रखना है आशुबेल कहाँ पर जाएगा? आशुबेल कहाँ पर जाएगा?
अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, इसके बाद है आपका ग्लेजर। तो ग्लेजर कहाँ पर मिलेगा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, और गार्डनर क्या होगा? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रूनर संप्रत्याय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, या ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और आपका जो गार्डनर है वो परीक्षा शिक्षण प्रतिमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना देखना है, इसके बाद आपको आंसर टिक करना। तो आपके सामने है वो ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वो आपको भी पता होगा क्या होता है। समस्या समाधान तभी हो सकता है जब समस्या की पहचान हो सके। ठीक है, तो हर एक कार्य में समस्या होती है और हर एक समस्या का समाधान भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? समस्या की पहचान करना प्रथम चरण होता है समस्या समाधान का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा? बालकों की संज्ञानात्मक या भावनात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया हो तो अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब को रेड से आप लोग ब्लैक कर लें, थोड़ा सा टच करिएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आपका बेल आइकन आएगा जिसको कि आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। आपका कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगता है, कोई भी आपको शुल्क नहीं देना होता है, आपका निःशुल्क है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से आप लोग लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तब आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराइएगा, प्रीवियस ईयर का सेट हमें बताइएगा। तो आपको ये सॉल्व पेपर कराया गया है। ठीक है, 2020 का जो 8 जनवरी को आपका एग्जाम्स हुआ था 2020 में, वही आप लोग आज प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व किया है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, या फिर आपका प्रस्तुतिकरण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो आशा करता हूँ आपको ये पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इसको शेयर करते रहा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।